गुड इवनिंग फ्रेंड। दिवलक्ष परिवार में आपका स्वागत है। मैं रोशन सर। देखिए 2 दिनों से वाईफाई वाले इतने प्रॉब्लम कर रहे हैं जिस वजह से हमने उसको हटा दिया है और नए वाईफाई कनेक्शन लिए हैं। अब दो दो को वाईफाई कनेक्शन रहेगी। इनके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगूँ तो ये कम है, क्योंकि आप लोग 2 दिन से वेट कर रहे हैं मेरा। और ऐसी गलती वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगा, क्योंकि देखिए वाईफाई मेरे हाथ में है नहीं। अब उसी टाइम में कटता है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कट जाता है। हम क्या करें बताइए। अब मेरी गलती है तो बताइए, इसमें 1% भी मेरी गलती नहीं है। हाँ, आज के बाद क्या होगा कि अगर कभी भी आपका इस प्रकार का वाईफाई प्रॉब्लम आएगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस दिन आपका रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव की तरह चलने लगेगी, वो भी 5 बजे से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन के क्षेत्र में 2020 नोबेल 2020 किसे दिया गया? जेनिफर डोडना जो यूएसए की है, और इमेनुअल चार्पियर जो फ्रांस के। क्यों दिया गया? इसके इस कार्य के लिए दिया गया है, जीनोम के संपादन के विकास हेतु। क्यों दिया गया? जीनोम के संपादन विकास हेतु। ठीक है, तो ये तो था रसायन के क्षेत्र में, और 3 चीजों में भी मिल चुका है। ठीक है, जीनोम के संपादन हेतु। तो ये पहला रसायन वाला याद रखिए। तो रसायन क्षेत्र में कितने लोगों को? 2 लोगों को। जेनिफर डोडना यूएसए के, इमेनुअल चार्पियर फ्रांस के। किस कार्य के लिए? जीनोम के संपादन विकास हेतु। अब देखिए अर्थशास्त्र के लिए किसे? देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार होता है, सबसे पहले चिकित्सा का घोषणा होता है, सबसे अंतिम में अर्थशास्त्र की घोषणा होता है, लेकिन यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए चिकित्सा का हो गया। अब हमको याद रखना है, सॉरी रसायन का हो गया। अब चिकित्सा के तरफ, चिकित्सा 2020 मिलेगा। किसे किसे मिलेगा? हार्वे आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स राइट्स। ये यूएसए का है, ये ब्रिटेन का है, और ये यूएसए का है। क्यों दिया गया इन तीनों को? इन तीनों को इसलिए दिया गया हेपेटाइटिस सी के खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी के खोज के लिए पहले इनको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो चिकित्सा हुआ। अब हम लोग आते हैं भौतिकी की तरफ। भौतिकी के नोबेल 2020 मिलेगा। किनको किनको दिया जाएगा? पेनरोस गेंजेल, पेनरोस, नाम बहुत बड़ा बड़ा है, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वैसे करके लेके चलेंगे। गेंजेल, आंद्रे गेज। पेनरोस कहाँ के हैं? यूके का, ये जर्मनी, और ये यूएसए का। किस कार्य के लिए? ब्लैक होल के सिद्धांत को उजागर हेतु। किस कार्य के लिए? ब्लैक होल के सिद्धांत के उजागर हेतु। तो ये हुआ आपका भौतिकी के लिए। अब हम लोग चलते हैं साहित्य में किसे दिया गया। साहित्य में
साहित्य नोबेल 2020 मिलेगा। ये मिलेगा लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक कहाँ की है? यूएसए की कवित्री है। और इनको किस पुस्तक के लिए? एवर्नो के लिए, एवर्नो है। तो साहित्य का नोबेल 2020 किसे मिलेगा? लुईस ग्लुक को। यूएसए की ये कवित्री है और जो ये एवर्नो है 2006 में प्रकाशित हुई थी, और ये 2006 में, ये यूएसए की कवित्री महिला है, तो ये 2006 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। और इस पुस्तक के को जो बेमिसाल, मतलब बेमिसाल कवित्री यानी आवाज के, बेमिसाल आवाज की वजह से इसे प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे किसको दिया गया? लुईस ग्लुक को। ठीक है। अब देखिए इस बार नोबेल पुरस्कार में राशि 1 मिलियन क्रोन बढ़ा दिया है। नोबेल पुरस्कार में राशि अब 10 मिलियन क्रोन हो गया है। पहले 9 मिलियन क्रोन था, अब कितना हो गया? 10 मिलियन क्रोन। अब हम लोग थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज सब लिख लेते हैं। जैसे कि नोबेल अवार्ड इसका शुरुआत हुआ था 1901 में। सबको पता होगा ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे डायनामाइट के आविष्कारक, उसी के पास इतने सारे संपत्ति थे, उसका अंतिम इच्छा था कि मेरे नाम से दुनिया में ऐसे जो अद्भुत कार्य करता है उन सभी क्षेत्रों के लिए, यानी 5 क्षेत्र था शुरू में, इन सभी के लिए वो अवार्ड दिया जाए। ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि होता है। पुण्यतिथि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इस दिन पता होगा कि आपको मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है। और अभी लिखे कि राशि कितना? 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन, यानी क्राउन। ठीक है। और कुल क्षेत्र 6। शुरुआत में कितना था? 5। रसायन, भौतिकी, उसके बाद चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अब बाद में अर्थशास्त्र जुटा। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 में। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य। पहले 5 क्षेत्र था, अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अभी तक कुल कितने भारतीय को मिला है? कुल कितने भारतीय को? 10। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। एशिया का पहला व्यक्ति था रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इसका पुस्तक को डब्ल्यू इट्स नामक व्यक्ति ने उसको अंग्रेजी अनुवाद किया था, गीतांजलि पुस्तक का। इसीलिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1930 में किसे दिया गया था? 1930 में मिला था सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए, खोज के लिए। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पूछता है कि पहली महिला, भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा जो थी अल्बानिया की, भारतीय मूल, मतलब अल्बानिया की थी, और जो भारत की उसको नागरिकता मिली थी। तो पहली भारतीय महिला किसे? मदर टेरेसा को। किसके लिए? शांति के लिए। पहला भारतीय जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अमर सेन को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2014 में किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को। तो इतना याद रखना है। नोबेल अवार्ड शुरुआत कब? 1901 में। किसके पुण्यतिथि पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही स्टार्ट किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। राशि कितना? 10 मिलियन क्राउन। कुल कितने क्षेत्र? 6। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। देखिए शांति का जो अवार्ड है ये ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो से दिया जाता है। अब बाकी सब जो है, ये सब जो बाकी सब है, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये सब कहां से दिया जाता है?
तो ये सब कहाँ से मिलता है हमको? तो ये सब मिलता है हम लोग स्वीडिश से। कहाँ से मिलता है? स्वीडन से। ठीक है, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मिलता है। ठीक है, शांति का नोबेल अवार्ड ओस्लो से दिया जाता है। सबसे बड़ा अवार्ड शांति का होता है। ठीक है, तो ये था नोबेल अवार्ड। कुल कितने भारतीय को मिला है? 10 भारतीय को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रह नवंबर को 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, 17 नवंबर को 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2020 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, यानी अध्यक्षता करेगी। अब ये ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स यानी देखिए, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था और इस ब्रिक वर्ड को नाम दिया था जिम ओ'नील। कौन दिए थे? ब्रिक्स शब्द को ब्रिक नाम दिया था जिम ओ'नील। पहले ये ब्रिक था। साउथ अफ्रीका 2010 में जुटा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 2009 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन। इनका सीईओ कौन है? भारतीय है, केवी कामत। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिक्स सम्मेलन मैंने बोला रसिया में 2020 में हुआ है। ठीक है, 2019 में कहाँ हुआ? ब्राजील में। देखिए, इसका ट्रिक से याद रखिएगा। मैंने बोला कि ब्रिक्स शब्द जो है सबसे पहले जिम ओ'नील दिया था। ठीक है, ब्रिक्स शब्द था पहले, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो 2010 में जुड़ा था, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। पहले ये ब्रिक जाना जाता था। तो इस ब्रिक का स्थापना 2009 में, और सबसे अंतिम देश कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ब्रिक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। ठीक है, शंघाई, चीन में। इसके सीईओ कौन है? केवी कामत, भारत के हैं। ठीक है, चेयरमैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रिक्स इसलिए स्थापना किया गया था कि जो इन सभी देशों में आपस में व्यापार के सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी व्यापार हेतु, इसलिए इसको स्थापना किया गया। ठीक है, तो याद, सम्मेलन में हम लोग भूल जाते हैं सम्मेलन में कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ। तो ऐसे करके याद रखिएगा, 2016 में कहाँ? इंडिया में। 17 में कहाँ? चाइना। 18 में कहाँ? साउथ अफ्रीका। 19 में कहाँ? ब्राजील। 20 में कहाँ? फिर रसिया। इस बार कहाँ हुआ है? रूस में। और 21 में कहाँ होगा? फिर इंडिया में होगा। तो ऐसे करके ट्रिक याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, और इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? विजेंद्र सिंह पाल था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एफटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? शेखर कपूर। और ये इसका एफटीआई कहाँ है? पुणे में। और ये क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, यानी सरकारी संस्थान है जो एक्टिंग का कोर्स कराता है। ठीक है, और इनका दूसरा मुख्यालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एफटीए आपसे पूछा जाए एफटीए कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। चेयरमैन कौन बने हैं? शेखर कपूर। और दूसरा उसका मुख्यालय कहाँ बने हैं? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना हुआ था 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क। और यह क्या करता है? यह मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इसका एक काम और क्या है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करना। ठीक है, और इसी यूएनडीपी किस अभिनेता को स्पेशल
ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। तो इस किसको दिया गया है? सोनू सूद को। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूर को सहायता करके अपने घर पहुंचाया, इसीलिए इसे दिया गया है स्पेशल ह्यूमैनिटी एक्शन अवार्ड। ठीक है, सोनू सूद को। 4 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सही है? देखिए 1857 की क्रांति यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आपको पता होना चाहिए, इससे भले ये असफल हो लेकिन फिर भी ये अंग्रेज को बहुत ज्यादा धक्का दिया था और भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बना था। ठीक है, इसका तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। ये सही है। भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। सर्वाधिक सिपाही कहां से? अवध से थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगाया था। उसी की पत्नी अवध से नेतृत्व किया था हजरत बेगम महल। ठीक है, अवध से कौन था? यानी लखनऊ से हजरत बेगम महल, और इसीलिए सबसे ज्यादा सिपाही कहां से थे? अवध से। जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के सही नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। देखिए 1757 का प्लासी कहाँ है? बंगाल में है। अब प्लासी भागीरथी नदी के तट पे है, पूछा गया था, और यह बंगाल में है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा था, सब आया था दामोदर मार्ग के, लेकिन इसका भागीरथी नदी तट पर है और ये कहाँ है? बंगाल में। प्लासी का युद्ध 1757, सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसमें जीत किसका हुआ? अंग्रेज का। अंग्रेज का इसी से कंपनी पर क्या हुआ? राजस्व छूट मिलने लगे थे बंगाल में। और सिराजुद्दौला की हार की वजह क्या था? सिराजुद्दौला की हार की वजह उसके सेनापति मीर जाफर था। उनके सेनापति मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कि कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। 261 बीसी। अशोक, सम्राट अशोक और एवं कलिंग महारानी कारुबाकी के बीच। कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक एवं कलिंग महारानी कारुबाकी के बीच। इसी की प्रेमिका थी सम्राट अशोक की। और इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धर्म को अशोक ने अपना लिया था। और यह 13वें शिलालेख में संबंधित है। अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख है। यह किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, ये तो हुआ कलिंग युद्ध। अब देखिए हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। सम्राट अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच।
इसमें जीत अकबर की हुई। ठीक है। अब देखिए तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, देखिए तराइन तो हरियाणा में है 1192। ठीक है। आप देखिए तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान को ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, हार गए थे। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किसके वजह से, जयचंद के धोखे के वजह से। जयचंद ने ही इसके बारे में बता दिए थे और मोहम्मद गोरी ने धोखे के वजह से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने को बुरी तरीका से हराया। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को किसने धोखा दिया था, जयचंद ने। ठीक है। तो अब आंसर मिला है, तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757, 1 का 4, 2 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 2 और 4 का 3। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पत्थर पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रसाद संश्लेषक कौन सा था, तो इसमें था साइनोबैक्टीरिया। कौन था, साइनोबैक्टीरिया। तो सी नंबर, 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। 8 नंबर का बी नंबर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची, आपको पता होगा कि सूची संविधान के 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इनके बारे में तो सब जानते होंगे, फिर से जान लीजिए। संघ सूची पर, केंद्र सूची पर किसका अधिकार है कानून बनाने का, तो केंद्र सूची पर केंद्र सरकार को है अधिकार। ठीक है, संघ सूची पर। ठीक है। राज्य सूची पर किसका अधिकार है, तो राज्य सूची पर अधिकार किसका है, तो राज्य सरकार का अधिकार है। ठीक है। समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, केंद्र तथा राज्य, लेकिन प्रभावी कौन होंगे, केंद्र। अवशिष्ट शक्ति क्या है, इसमें किसको अधिकार है, केंद्र सरकार के पास। कल भी बताए थे किस अनुच्छेद में है, 249। अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिए है, कनाडा से। फिर से सुनिए, अवशिष्ट शक्ति किस देश से लिए है, कनाडा से। ठीक है। और किस अनुच्छेद में है, 249 में। और यह किस अनुच्छेद में, 249 में। इस पर कौन कानून बनाती है, केंद्र। ठीक है। जैसे साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष मामला, ये सब क्या है, ये सब किस में आ जाएंगे, अवशिष्ट शक्ति में। तो पहला देखिए केंद्र सूची में कौन कौन आया, जनगणना। जनगणना क्या आ जाएगा केंद्र सूची में। उसके बाद रेलवे, बैंक, सुरक्षा, अंतरराज्यीय जल विवाद, ये सब किस में आ जाएंगे, केंद्र सूची में। राज्य सूची में कौन कौन आ जाएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है। और समवर्ती सूची में कौन आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, यानी जनसंख्या नियंत्रण जो होता है, परिवार नियोजन, मतलब 2 बच्चे। तो इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण पे बोलेंगे तो ये किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण में कौन कौन, समवर्ती सूची में कौन कौन आया, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण किस में आ जाएगा, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, सब समवर्ती सूची में। ठीक है। अवशिष्ट शक्ति में अंतरिक्ष अनुसंधान और साइबर सुरक्षा। तो अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 2 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए, 9 नंबर का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केचुआ का परम मित्र होता है,
किसानों का मित्र किसे बोलते हैं? केचुआ को। क्यों? क्योंकि जमीन में उर्वरक क्षमता बढ़ाती है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसा कार्रवाई करने से रोका जा सकता है? मतलब किस रीट के द्वारा। देखिए, किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से नहीं, पहले चीज सुनिए, रीट जो होता है यह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों जारी करता है, दोनों जारी कर सकता है, ठीक है। और यह अनुच्छेद 32 के तहत आती है, अनुच्छेद 32 के तहत आता है। और इसी अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय या दिल कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। तो देखिए, इसके तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट किस में जारी कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? कुल 5। कुल कितने होते हैं? 5, ठीक है। अब देखिए, इनके बारे में कुछ और लेके चले, जैसे कि पहला चीज यहां ए नंबर में दिया है परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडामस। इसका अर्थ होता है आदेश देते हैं, ठीक है। जैसे कोई कर्मचारी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई अधीनस्थ न्यायालय का व्यक्ति, यानी लोक पद पे, सरकारी, प्राइवेट नहीं, सरकारी पद पे बैठे हुए अपने कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहा है, तो उनके लिए कौन सा चीज रिट जारी किया जाता है? परमादेश। इसे क्या बोलते हैं? मैंडामस। अगला है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। अब देखिए, यह किस पर कैसे जारी होता है? लोक पद पर अवैध रूप से बैठे, अवैध रूप से धारण किया है। जैसे लोक पद पर, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक पद पर सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई आईएएस का पद पे आईएएस ही बना और गलती तरीका से, यानी फर्जीवाड़ा तरीका से बना, तो उनके लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। यानी वो अपने पद पर अवैध रूप से बैठा है, सार्वजनिक, ये प्राइवेट पे नहीं हो सकता है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी, ठीक है। तो लोक पद पर अवैध रूप से बैठा हो तो उसके लिए क्या होता है? अधिकार परीक्षा। अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्टियोरी। तो उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? इसका अर्थ होता है सूचना देना। जब मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला लंबित हो, मुद्दा जब लंबित होता है मुद्दा, तो उनके लिए क्या करता है कि वरिष्ठ न्यायालय, उनका कहना मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, हाईकोर्ट जारी करता है कि तुम इसे वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो, ठीक है। तो उत्प्रेषण में क्या हो जाता है? जो लंबित मुद्दे रहता है उन पर क्या किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो, ठीक है। तो लंबित मुद्दा यानी सूचना देना या लंबित मुद्दे को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजना, नेक्स्ट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस, सशरीर प्रस्तुत करो, इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। जब कोई व्यक्ति है उन पर झूठे आरोप लगाकर उस पर क्या किया गया है, बंदी बना लिया, यानी बंदी प्रत्यक्ष, यानी इसीलिए उसमें क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति इसका आरोपी है वो खुद वहां प्रस्तुत हो और उन पर देखा जाएगा कि यह जो आरोप लगाया है या जो यह गलत रूप से जेल में बंद है तो क्या यह सही है या नहीं, उस पर जांच करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, अब देखिए इसका अर्थ होता है मना करना। जैसे मान लीजिए जो पटना का कोई अधीनस्थ न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, वो क्या करता है, अब जाके मोतिहारी जिला का केस देखने लगेंगे, ठीक है, तो उस पर क्या करता है, उस पर मना करता है इस रीट को जारी करके, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम मत करो। यानी ये कहता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए कौन सा रीट जारी होता है, प्रतिषेध। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है, किसी कर्मचारी को ऐसी करने जाने से रोका जा सकता है। तो अधिकार परीक्षा, इसका बी नंबर हो जाएगा। मतलब अपने लोक पद पर, यहां होना चाहिए ऐसा चीज कि लोक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो ऐसी कार्रवाई, मतलब अपने पद पर बैठे हुए हैं और वो गलत तरीका से बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप मिस हो गया है, टाइप यहाँ थोड़ा मिस हो गया है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर में, निम्न में से मिश्र धातु सही सुमेलित करें। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल सही है, गन मेटल में कॉपर जिंक टीन सही है, सोल्डर में टीन प्लस लेड, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कार्बन और निकेल। ठीक है, तो 12 नंबर का ई नंबर ऑप्शन बना के यहां लिख दीजिएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न क्यों है। आप जानते हैं रॉकेट और जेट इंजन दोनों किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट का कौन आविष्कार किया था, रॉकेट का कौन आविष्कार किया था, तो रॉकेट का आविष्कार कौन किया था, तो रॉबर्ट गोडार्ड। कौन था, रॉबर्ट गोडार्ड। लेकिन जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटल, जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटल। ठीक है, तो रॉकेट और जेट के इंजन में हम लोग फर्क देखते हैं। उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है, रॉकेट में सिर्फ द्रव, इंजन में द्रव ईंधन प्रयोग होता है। देखिए रॉकेट में हाँ द्रव ईंधन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स में बंद रहता है। ठीक है, निम्न ताप पर। जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी होता है, ये सही है। रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट इंजन हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। ठीक है, रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जा सकते। जब देखिए उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, ए नंबर गलत है, क्योंकि दोनों संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन का, हाँ देखिए रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होता है, जिसे क्रायोजेनिक कहा जाता है, जो निम्न ताप पर कार्य करता है। जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी। तो ए बी नंबर गलत है। रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, ठीक है, जबकि जेट इंजन हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है, सी। और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाए, जबकि जेट नहीं। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जेट इंजन का आविष्कार किया था कौन, और फ्रैंक व्हिटल, और रॉकेट का रॉबर्ट गोडार्ड। और जानते हैं रॉकेट किस पर काम करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन भी संवेग संरक्षण सिद्धांत या न्यूटन के तीसरे गति नियम। ठीक है, लेकिन रॉकेट में किसका प्रयोग किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन का। ठीक है, ये निम्न तापमान पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर में कह रहा कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है, तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, लंबित, तो उत्प्रेषण। 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम समष्टि तथा व्यष्टि। देखिए मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, मैक्रो बड़ा और माइक्रो छोटा। देखिए मैक्रो होता है बड़ा
और व्यष्टि का मतलब क्या, छोटा। जैसे देखिए एक पूरा परिवार का, अगर हम पूरा परिवार के बारे में, या मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था निकालना है या आपके परिवार का अर्थव्यवस्था निकालना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग दर्ज करते हैं। और मान लीजिए मैक्रो में किसका करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मापना है या राज्य की अर्थव्यवस्था को मापना है, तो किसमें मापते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दोनों में यही अंतर है। अब देखिए इन दोनों का शब्द का कौन प्रयोग किया था, रेगनर फ्रिस्क 1933 में, 1933 में रेगनर फ्रिस्क ने प्रयोग किया था। और अभी आपको बोले थे कि नोबेल अवार्ड में, कि 1969 में नोबेल अवार्ड शुरुआत किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और पहला व्यक्ति था, किसे दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसी रेगनर फ्रिस्क को। क्यों, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में दो हिस्सों में बांटा था इकोनॉमिक्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में कौन सत्य है, इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। इससे पहले भी प्रस्तावना के बारे में हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में लाया था। विचार कहां से लिए, अमेरिका से। भाषा कहां से लिए है प्रस्तावना की, ऑस्ट्रेलिया से। एक आपको बताए थे कि संविधान में बेरोवादी संघ में बताया था 1960 में कि यह संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इस पर संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केस केरल ने इसको संविधान का अंग माना और इसके तहत संविधान का मूल ढांचा दिया और बताया कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन संसद का अंग मानकर अब संसद इस पर संशोधन कर सकता है। और एकमात्र संशोधन हुआ था प्रस्तावना पर, कौन सा, 42वें संशोधन 1976, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ा गया। इनमें से सभी 16 का क्या हो जाएगा, ई नंबर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां होने वाला है, बर्मिंघम लंदन, बर्मिंघम लंदन, ठीक है, कहां होने वाला है, ब्रिटेन में। और इसमें क्या जोड़ा गया है, महिला क्रिकेट। तो 17 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाइलर। 18 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन, पीएन भगवती, पीएन भगवती। देखिए ये याद रखिएगा कि जो पीआईएल है इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब जो रेट जारी किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन हम लोग जो दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, जैसे मिड डे मील आया था इसी पीआईएल के वजह से 1995 में आया था, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। यह इसका जन्मदाता देश कौन है, यूएसए है, ठीक है। भारत में जन्मदाता पीएन भगवती, भारत में जन्मदाता कौन, पीएन भगवती। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इससे पहले भी हुआ था, ग्राम पंचायत का आयोग, बराबर कार्य हेतु बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया था, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन। 21 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। देखिए लाइकेन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकेन यह वायु प्रदूषक सूचक है, प्रदूषण सूचक है। और लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल के बने होते हैं। और याद रखिएगा यह थैलोफाइटा के फाइटा समूह से है।
किस समूह के हैं? लाइकेन थैलोपाइटा समूह के। और किसके किसके मिश्रण होते हैं? कवक तथा शैवाल के। और लाइकेन की क्या काम आता है? तो ये वायु प्रदूषक सूचक है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक एल्गी तथा एक फंगस। तो 22 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध जनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? पीयूष ग्रंथि में। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषित थैलेपाइटे वाले क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हम लोग? शैवाल बोलते हैं। 24 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता से अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। 25 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। देखिए आप लोग के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन क्या करें, नेट की वजह से 2 दिन मुझे दिक्कत हुआ। इसके लिए हम क्षमा भी नहीं मांग सकते हैं आपसे। तो बहुत विनम्र के साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अगर मुझे मानते होंगे तो इसके लिए आप क्षमा कर सकते हैं। नेट मेरे से नहीं चलता है, पूरे दुनिया का। यहाँ 2 दिन से प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से ऐसी होने लगी। अब आपका अगर ऐसी किसी दिन प्रॉब्लम होगा तो आपके 5 बजे पक्का रिकॉर्डिंग वीडियो करके हम रख लिए हैं, और कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको 5 बजे रिकॉर्डिंग चल जाएगा, और रिकॉर्डिंग लाइव के रूप में चलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट।